गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी जो एक फिक्स पॉइंट से पास होकर जाती है और जो किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल है या उसकी डायरेक्शन हमें दी हुई है, और वो फॉर्म थी r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। यानी अगर कोई लाइन एक ऐसे पॉइंट से जाए जिसका पोजीशन वेक्टर a हो और वेक्टर b के पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन होगी r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। अगर यही लाइन कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो इसकी इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन दो फिक्स पॉइंट से पास होकर जाएगी तो वो भी यूनिक ही होगी। तो हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अब फाइंड करेंगे जो दो दिए हुए पॉइंट से पास होकर जाए। मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है जो A और B दो फिक्स पॉइंट्स हैं, इनसे पास होकर जाती है। A के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो x1 y1 z1 हैं, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं, और इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उन्हें हम A और B से डिनोट करें। यानी OA वेक्टर A है, OB वेक्टर B है। इसी स्ट्रेट लाइन पर एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं वो पॉइंट P है, और उसके कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट P के x y z, और इसका पोजीशन वेक्टर है R। तो इसका मतलब ये हुआ कि A, B और P तीनों एक ही लाइन में हैं, और तीनों एक ही लाइन में हैं तो हम कह सकते हैं कि जो AP वेक्टर है और AB वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में है। यानी AP वेक्टर को लैम्डा टाइम ऑफ AB लिखा जा सकता है। AP वेक्टर का मतलब होगा OP माइनस OA, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी R माइनस A। लैम्डा टाइम ऑफ AB का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो यानी R को लिखा जा सकता है A प्लस लैम्डा टाइम ऑफ B माइनस A। तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन है जो एक फिक्स पॉइंट A से और B से जाती है। तो उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं R इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम ऑफ B माइनस। अगर देखा जाए जो हमने लिखी थी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो वन पॉइंट से पास होकर जाती है, तो दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। ये लाइन अगर A पॉइंट से पास होकर जा रही है, इसकी डायरेक्शन है वो जो वेक्टर B की डायरेक्शन है। अब जो ये हमने लाइन ली है जो 2 पॉइंट से पास होके जाती है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है? इसकी डायरेक्शन वही है जो वेक्टर AB की डायरेक्शन है। वेक्टर AB की डायरेक्शन कौन सी है? वेक्टर B माइनस A की डायरेक्शन में है। अब बात करते हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म की। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो वो भी हम देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म आप इन सभी के कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानते हैं। R का जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk। A का पोजीशन वेक्टर पॉइंट A का, तो उसे हम लिखेंगे x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा, और B माइनस A का मतलब होगा B के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हुए उनके पोजीशन वेक्टर्स को लिखें तो ये होगा x2 माइनस x1 इंटू i प्लस y2 माइनस y1 इंटू j प्लस z2 माइनस z1 इंटू k।
इसको अगर हम और सॉल्व कर लें तो लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दें और उसके बाद आई जे के कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर लें तो हम लिखेंगे x माइनस x1 इंटू आई प्लस y माइनस y1 इंटू जे और z माइनस z1 इंटू के। ये इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। अब ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं। वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होंगे, यानी x माइनस x1 लैम्डा टाइम ऑफ x2 माइनस x1 होगा, y माइनस y1 लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 होगा और z माइनस z1 लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1। इन तीनों इक्वेशन से अगर हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरी टर्म से अगर हम लैम्डा की वैल्यू लिखें तो लिखेंगे y, लैम्डा की जो वैल्यू होगी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। इसी तरीके से z की हेल्प से अगर हम लैम्डा फाइंड करते हैं तो ये होगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। अगर लैम्डा की तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वल कर दें तो हमें मिलेगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इक्वल होगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 के, और ये इक्वल होगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये जो इक्वेशन बनी है ये है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में जो दो फिक्स पॉइंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से पास होकर जाती है। दरअसल जो 1 पॉइंट फॉर्म है और 2 पॉइंट फॉर्म है वो दिखने में हमें ज़रूर डिफरेंट लग सकती हैं, बाकी बात एक ही है। आप देख सकते हैं दोनों में जो न्यूमरेटर है वो तो सेम ही है, डिनोमिनेटर में दरअसल इनके लाइंस के डायरेक्शन रेशोज लिखे हुए हैं। अब जो लाइन दो पॉइंट्स को जोड़ती हो ए और बी को, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हो, तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हम जानते हैं किस तरह से फाइंड करने हैं। ए बी के डायरेक्शन रेशोज होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और वही हमने यहाँ पर लिखा भी है। तो अब हम दो तरीके से किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दो लाइंस के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करें। अब हम फाइंड कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। जब भी दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में चार एंगल्स बनते हैं, और उन चार एंगल्स में भी जैसे ये चार एंगल बनेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और इसके अलावा ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा, तो ये भी पाई माइनस थीटा होगा क्योंकि ये भी इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिवली चार नहीं दो ही एंगल हैं। अब दो एंगल में से किस एंगल को हम एंगल बिटवीन टू लाइंस कहें, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि इन नॉर्मल सेंस कि जब भी हम दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करें तो उनके बीच में एक एंगल अगर एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी उनके बीच का एक्यूट एंगल है
वही उन दोनों के बीच का एंगल जाना जाता है। या फिर एक स्थिति ये हो सकती है कि दोनों स्ट्रेट लाइंस ही परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के, तो आपको एक्यूट एंगल ही फाइंड करना है। तो मान लेते हैं जो पहली लाइन है उसकी इक्वेशन r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b1, और दूसरी जो लाइन है वो है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करने का मतलब है कि हम इन दोनों की जो डायरेक्शन है, अब इस लाइन की डायरेक्शन वही है जो वेक्टर b1 की है और इस लाइन की डायरेक्शन वही है जो वेक्टर b2 की है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के बीच में है वही एंगल इन दोनों लाइंस के बीच भी होगा। और हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं कि अगर वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के बीच का एंगल थीटा है तो एंगल बिटवीन लाइंस थीटा हम कैसे बता सकते हैं, उसका हम कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा कितना होगा, b1 डॉट b2, और डिवाइड कर देंगे इसको मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 से। लेकिन अगर मान लो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएं तो ऐसी स्थिति में इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन थीटा इज 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 जीरो होगा, और कॉस 90 डिग्री जीरो होने का अर्थ है कि b1 और b2 का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। तो आपको ये कंडीशन भी याद रखनी है कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आपको प्रूव करना होगा कि b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ये तो तब स्थिति है जब स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन हमें वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। अगर स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इफ लाइंस आर कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1 और x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2 ये इक्वल हो, तो ऐसी स्थिति में इन दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना होगा। तो उसका कोसाइन हम फाइंड करेंगे और कॉस थीटा होगा जो इनके डायरेक्शन रेशोज हैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो वो एंगल होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और डिवाइड करेंगे हम a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर से, साथ में और डिवाइड करेंगे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर से। अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हुई तो इसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। क्या होगी, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होगी a1 a2, क्योंकि अगर एंगल इनके बीच में हुआ 90 डिग्री का तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, लेफ्ट साइड होगा 0, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो दो लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशोज a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हैं, वो अगर परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपको ध्यान भी रखनी है, बहुत जगह ये काम आएगी।
अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये क्वेश्चंस हम 11.2 से ले रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 11.2 से हम ये क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो 11.2 से जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें 3 लाइंस दी हुई हैं। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं 12/13, -3/13 और -4/13। ये पहली लाइन के डायरेक्शन रेशोज। दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं 4/13, 12/13 और 3/13। एक और लाइन भी दी हुई है, उसके डायरेक्शन रेशोज हैं 3/13, -4/13 और 12/13। तो ये 3 स्ट्रेट लाइंस हैं। मान लेते हैं इनके नाम L1, L2 और L3। हमें प्रूव करना है कि ये तीनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और ये जो हमें गिवन है ये उन लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर डायरेक्शन रेशोज हमें गिवन हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो लाइंस की परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। और अगर हमें डायरेक्शन रेशोज दे रखे होंगे तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होगी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो ऐसी स्थिति में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। तो ये है L1 M1 N1, ये वैल्यूज हैं L2 M2 N2। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें मिलेगा 12 × 4 यानी 48, भाग करेंगे 169 से, इनको लिखेंगे -36 भाग 169 से और -12 भाग 169, जोड़ने पर आता है 0। इसका मतलब पहली दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से ये तो हमारी पहली कंडीशन हुई। अगर L2 परपेंडिकुलर है L3 के, देन तो ऐसी स्थिति में L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 ये भी 0 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 12, 13 और 13 का गुणा 169, 12 गुणा -4 यानी -48/169 और 12 × 3 यानी 36/169। इनको जोड़ेंगे तो भी आंसर 0। इसका मतलब L2 भी L3 लाइन के परपेंडिकुलर। अब इसी प्रकार से तीसरी स्थिति, अगर L1 L3 के परपेंडिकुलर है तो L1 × L3 करते हैं 36/169 प्लस M1 M3 यानी 12/169 और N1 N3 का प्रोडक्ट होगा -48/169। इनको जोड़ेंगे तो भी आंसर 0 ही होगा। इसका मतलब हुआ कि L3 लाइन जो है वो L1 लाइन के परपेंडिकुलर है। अब L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, L3 L1 के परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग हुआ कि तीनों लाइन्स ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दूसरा क्वेश्चन आप नोट करें इतने। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 लाइंस दी हुई। लाइंस इस प्रकार से हैं
यहां हमें शो करना है कि शो दैट लाइन थ्रू द पॉइंट्स, पहला पॉइंट है 1 -1 2 और दूसरा पॉइंट है 3 4 -2। इनका हम नाम रख देते हैं, मान लेते हैं ये नाम इन पॉइंट्स के ए और बी हैं। और इसके अलावा 2 पॉइंट्स और भी दिए हुए हैं, पॉइंट्स हैं सी पॉइंट ले लेते हैं 0 3 2 और एक और पॉइंट है जिसका नाम डी रख देते हैं, वो है 3 5 6। हमें ये शो करना है कि ए बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो सी डी के परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी फाइंड कर लेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी फाइंड कर लेंगे। पहले हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी फाइंड करें और मान लेते हैं हम कि जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आए उन्हें हम A1, B1 और C1 नाम से जानें। तो क्या होंगे, आपको सिर्फ जब भी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी फाइंड करने हो, बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस 3 -1, 4 -1 यानी 4 + 1, -2 में से घटाते हैं 2 को, -2 -2। तो यानी A1 B1 C1 ये हमें मिला है 2 5 और -4, ये हमारे A1 B1 C1 की वैल्यू। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी भी हम फाइंड कर लेते हैं, जिसे हम A2 B2 C2 से डिनोट कर रहे हैं। तो C के कोऑर्डिनेट्स में से D के कोऑर्डिनेट्स माइनस करते हैं, 3 -0, 5 -3 और 6 -2। तो ये हुआ 3 2 और 4। अगर ये दोनों लाइंस ए बी और सी डी परपेंडिकुलर हैं, इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी देन A1 A2 प्लस, ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है, प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहां पर जो LHS है उसकी बात करते हैं। ये A1 और A2 का प्रोडक्ट है 6, B1 और B2 का प्रोडक्ट है 10 और C1 C2 का प्रोडक्ट है -16, इनका जोड़ है 0। इसका मतलब जो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है वो सेटिस्फाई है। इसका मीनिंग हुआ कि लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट सी डी के परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं उनको जोड़ने वाली लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैं पॉइंट्स के नाम यही रखता हूं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम चेंज करते हैं। तो पॉइंट्स हमें जो दे रखे हैं एक बार हम नोट कर लें। पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है 4 7 8, इसका नाम हम ए रखते हैं। दूसरा पॉइंट है 2 3 4, जिसका नाम हम बी रखते हैं। तीसरा पॉइंट है -1 -2 और 1 और चौथा पॉइंट है 1 2 और 5। प्रूव हमें करना है कि जो ए बी लाइन है वो सी डी लाइन के पैरेलल है। तो दो लाइंस पैरेलल होंगी अगर उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम आ जाते हैं या प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। तो फिलहाल हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी फाइंड करते हैं, जिन्हें हम A1 B1 C1 का नाम दे दें। तो कितने होंगे वो नोट करते हैं हम। 2 -4 करेंगे, 3 -7 करेंगे और 4 -8 करेंगे, यानी -2 -4 और -4। इसे हम -2 से अगर डिवाइड कर दें, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट होते हैं, आप किसी भी नंबर से इनको डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 2 और 2 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी की, जिसे हम A2 B2 C2 के नाम से जाने। तो D के कोऑर्डिनेट्स में से C के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं, 1 + 1 2 + 2 और 5 - 1, यानी 2
4 और 4। यहां पर भी हम 2 से भाग देने के बाद में 1 2 2 लिख सकते हैं। ये डायरेक्शन रेशोज ऑफ CD। तो जो डायरेक्शन रेशोज AB के थे वही डायरेक्शन रेशोज ऑफ CD के हैं। तो यहां पर डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB उतना ही हैं जितने डायरेक्शन रेशोज ऑफ CD। और इन दोनों लाइनों में कोई पॉइंट कॉमन भी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो 4th था हमने पहले कर लिया था, जो पिछला लेक्चर था उसमें। अब हम एक और क्वेश्चन लें जो क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2i माइनस j प्लस 4k से पास होकर जाती हो और जो i प्लस 2j माइनस k की डायरेक्शन में हो। ये क्वेश्चन नंबर 5। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास होकर जाए और इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म is R vector is equal to vector A plus lambda time of vector। A वो वेक्टर है जहां से हमारी लाइन पास होके जाएगी, तो यानी ये वेक्टर A है, और जिस वेक्टर की डायरेक्शन में लाइन है वो वेक्टर B है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी R इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ i प्लस 2j माइनस k। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन। अब बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए जहां से वो लाइन जाएगी। तो जिस पॉइंट से लाइन जाएगी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 माइनस 1 4। तो इक्वेशन होगी लाइन की x माइनस x1। तो x1 कितना है? x1 2 है। डिवाइड करते हैं a से। a होगा जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमारी लाइन है उसका i कोफिशिएंट यानी 1। y माइनस y1, तो y में से माइनस करें y1, तो y1 है यहाँ पर -1, तो y प्लस 1। डिवाइड करेंगे j के कोफिशिएंट यानी 2 से और इक्वल टू z माइनस z1 जो कि 4 है। डिवाइड करेंगे k के कोफिशिएंट यानी -1 से। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म। अगला जो क्वेश्चन है ये इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताएं जो -2 4 और -5 से जाए एंड पैरेलल टू x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन 6। तो अब ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होके जाए और इस लाइन के पैरेलल हो। तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही बातों की जरूरत होती है। एक रिक्वायर्ड पॉइंट हमें पता है और एक डायरेक्शन कि लाइन किस डायरेक्शन में है। तो हमें बताया गया कि लाइन इसके पैरेलल है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 3, 5 और 6 हैं। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगी x माइनस x1 यानी x माइनस करेंगे -2 x प्लस 2 अपॉन में जो डायरेक्शन इसकी है वही रिक्वायर्ड लाइन की भी है तो 3 से डिवाइड करेंगे। y माइनस 4
डिवाइड करेंगे 5 से, z माइनस z1 यानी z प्लस 5 डिवाइड करेंगे 6 से। तो ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये कौन सी फॉर्म है? ये है कार्टेशियन फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म अगर हमें लिखनी हो तो वेक्टर फॉर्म इज आर, तो आपको लिखना ही है। किस पॉइंट से गई है? तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे -2 4 5, तो पोजीशन वेक्टर होगा -2i प्लस 4j -5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ किस डायरेक्शन में है? 3i प्लस 5j प्लस 6k। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू वन पॉइंट के क्वेश्चंस तो किए हैं, और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया है कि 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज 11.2 से अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।